नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक का 17वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए क्रमादित्य, बी गंगेकोड़ चोल, सी सेरुंदरन, डी प्रकेसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गंगेकोड़ चोल। याद रखना आपने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोड़ चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोड़ चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। यह भी आपको याद रखना है। किस तालाब का निर्माण करवाया? चोल गंगम। कहाँ करवाया? गंगेकोड़ चोलपुरम के निकट। क्लियर है दोस्तों। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगेकोड़ चोल, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस भूमि को जैन संस्थानों में दान की गई चोल काल में भूमि के एक प्रकार के रूप में जाना जाता था? ए वेलनवगाई, बी शालाभोग, सी देवदान, डी पल्ली चंदनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पल्ली चंदनम। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि पल्ली चंदनम कहलाई थी। चोल काल में भूमि के कई प्रकार हुए, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है वल्लनवेगाई, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमडक्कनी, जो भूमि है वो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। क्लियर है दोस्तों। आपने वीडियो के साथ साथ बुक में वो पेज भी पढ़ते रहना है जो वीडियो में कराया जा रहा है। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकेसरी की उपाधि निम्न में किस राजा ने धारण की? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजेंद्र तृतीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय। याद रखना आपने। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। प्रकेसरी की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र द्वितीय ने। और राजकेसरी की उपाधि वीर राजेंद्र ने। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किस शासक ने भूमिका निभाई? ए भिल्लम पंचम, बी रामचंद्र, सी विष्णुवर्धन, डी जयकेश प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जयकेश प्रथम। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जयकेश प्रथम कौन था? गोवा का कदम्ब शासक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? ए पेरुनंद्रम, बी सेरुनंद्रम, सी मुवेदवेलन, डी और ईआर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़े टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जरूर याद करने होंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पेरुंद्रम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। कंफ्यूज नहीं होना है। उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम, पी पहले यानी उच्च, जो उच्च होगा वो पहले आएगा, इससे आप याद रख सकते हैं। सेरुनंद्रम सेकंड, जो कि निम्न श्रेणी के हैं, उन्हें सेरुनंद्रम कहा जाता था। सेकंड से आप याद रख सकते हैं। एस से सेकंड और एस से सेरुनंद्रम। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुट्टन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उड़न कुट्टम, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ये भी आपको याद रखना है। उड़न कुट्टम का अर्थ क्या है? सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। सेरुनंद्रम निम्न श्रेणी के पदाधिकारी और पेरुनंद्रम उच्च पदाधिकारी। किसके प्रशासन में? ये भी आपको याद रखना है। चोल प्रशासन में। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चोल साम्राज्य के अनुसार निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए नाडु, बी कुर्रम, सी मंडलम, डी कोट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कुर्रम। याद रखना आपको। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रों में विभक्त था। यानी सबसे बड़ी इकाई क्या हुई? मंडलम, उससे छोटी कोट्टम और उससे छोटी नाडु और नाडु से छोटी कुर्रम। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे छोटी इकाई हमसे पूछी गई है किस साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में। साम्राज्य अथवा शासन वंश ये आपको याद रखना है। किस वंश का पूछ रहा है, किस साम्राज्य का पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कुर्रम। कुर्रम सबसे छोटी इकाई थी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। चोल शासन में महासभा के सदस्य को किस नाम से जाना जाता था? ए पेरुमक्कल, बी अरियार, सी मुवेदवेलन,
डी उड़नकुट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पेरुमक्कल। सभा या महासभा मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को चोल साम्राज्य में क्या कहते थे? नगरम। महासभा को चोल साम्राज्य में क्या कहते थे? पेरुमक्कल। यह सभा किस नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी? तो उस सभा का नाम है वरियम। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चोल शासन में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? ए ब्रह्मदेव, बी वेल्लनवगाई, सी चतुर्वेदी मंगलम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चतुर्वेदी मंगलम। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। और जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि पल्ली चंदनम, और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि अथवा दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप वीडियो के साथ साथ बुक में भी देखते चलें। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अभिलेख में चोल शासन में सभा की सदस्यता से संबंधित नियम मिलते हैं? ए उत्तर मेरूर अभिलेख, बी चोलपुरम अभिलेख, सी गंगेकोड़ अभिलेख, डी मंदसौर अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि सभा के सदस्यों की उम्र क्या होगी? वो होगी 35 से 70 वर्ष के बीच। उनके पास घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। अन्य कई ऐसे नियमों का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख किस शासन से अथवा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग तू परणी किसकी रचना है? ए पोन, बी जैन गोंदर, सी रन, डी अमोघवर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जैन गोंदर। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलोतुंग प्रथम के राजकवि थे। उनकी रचना है कलिंग तू परणी। सबसे पहले तो याद रखना अपने जैन गोंदर किस भाषा के कवि थे? तो तमिल के। और किस राजा के यहाँ कवि थे अथवा किस राजा के राजकवि थे? तो कुलोतुंग प्रथम के। और उनकी रचना का नाम कलिंगतुपर्णी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रचना तमिल साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ए कंबन, बी ओटक्कुटन, सी कलिंगतुपर्णी, डी पुगलेंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कलिंगतुपर्णी। कंबन, ओटक्कुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर है सी कलिंगतुपर्णी। कलिंगतुपर्णी तमिल साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शैव संत ईशान शिव पंडित निम्न में से किस शासक के गुरु थे? ए राजेंद्र प्रथम, बी कृष्ण प्रथम, सी रामचंद्र, डी प्रकेशरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। आपको याद रखना है राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम ईशान शिव था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था क्या कहलाता था? ए नगरतार, बी मणिग्राम, सी तनियर, डी मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तनियर। याद रखना है आपने। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कठिन भी हैं, आपको इन्हें जरूर याद करना होगा। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वो कहलाता था तनियर। याद रखना है आपने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? ए रतन समिति, बी बगान समिति, सी मध्यस्थ समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बागान समिति अथवा बगान समिति। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यापारी समूह चोल काल में नहीं था? ऑप्शन ए मुवेद वेल्लन, बी वलंजियार, सी नाना देसी, डी मणिग्रामम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नाना देसी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुवेद वेल्लन। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह ये थे, नंबर 1 वलंजियार, नंबर 2 नाना देसी, नंबर 3 मणिग्रामम। याद रखना आपको। मुवेद वेल्लन नहीं था। मुवेद वेल्लन होता है, मुवेद वेल्लन वह किसान होता है जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। यह व्यापारी का समूह नहीं है। व्यापारी के समूह है वलंजियार, नाना देसी, मणिग्रामम। और किस साम्राज्य से संबंधित हैं? चोल साम्राज्य से। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन से संत विष्णु के उपासक कहलाते थे? ए नयनार, बी उन्मुख, सी अलवार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अलवार। याद रखना आपको। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार विष्णु के उपासक हमसे पूछा गया, तो विष्णु के उपासक हुए अलवार और नयनार शिव जी के उपासक अर्थात शिव भगवान के उपासक कहलाते थे नयनार। याद रखना आपने।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यादव वंश के किस शासक ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? ए भिल्लम पंचम, बी जयकेश प्रथम, सी सिंहण, डी रामचंद्र। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। तो पहला शासक कौन था? भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की थी। कहाँ? देवगिरी में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? यादव वंश के किस शासक ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामचंद्र ने। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। ये आपको याद रखना है। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र। आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? ए राजेंद्र प्रथम, बी विष्णुवर्धन, सी बल्लाल तृतीय, डी विजयालय। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुवर्धन। आपको याद रखना है। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेल्लूर में चिन्ना केशव का निर्माण किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। कब किया था? 1117 में। आपको याद रखना है। देख लेते हैं इसी पेज से कुछ अन्य क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है राजेंद्र प्रथम। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 20, चोल शासन में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर है शाला भोग। क्वेश्चन नंबर 21, गजनी का सुल्तान महमूद किस शासक के समकालीन था? आंसर है राजेंद्र प्रथम के। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन था? तो गजनी का शासक महमूद। क्वेश्चन नंबर 22, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। और चोल वंश का प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी? गोविंदराज मतलब विष्णु भगवान की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। तो आंसर है कालोतुंग द्वितीय ने। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण चोल प्रांत कितने प्रांतों में विभक्त था? आंसर है 6। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 25, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 26, चोल साम्राज्य में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? आंसर है नगरम। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। और जो व्यापारियों के विशाल समूह होते थे उन्हें वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम के नाम से जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? आंसर है 1/3 भाग। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 28, चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? आंसर है पदाति सेना। याद रखना आपने। संगठित अंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर है कलंजू। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कलंजू। क्वेश्चन नंबर 30, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? आंसर है कावेरीपट्टनम। याद रखना आपने। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 31, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? आंसर है धान। क्वेश्चन नंबर 32, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार। शिव के उपासक नैनार कहलाते थे और विष्णु भगवान के उपासक अलवार। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर है सिंहण। और अंतिम शासक कौन था यादव वंश का? रामचंद्र। और यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने। क्वेश्चन नंबर 34, होयसल वंश किस वंश की शाखा थी? आंसर है यादव वंश की। होयसल वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन ने, जिसने चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कब करवाया था? 1117 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी? आंसर है द्वार। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था, जो कि आधुनिक हलेवीड पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन याद हुए बिना रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।